हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम और अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर, पता है इंस्टा पर मैप इन शॉर्ट चल रहा है इस समय, और टेलीग्राम पर PDF और क्वेश्चंस चलते हैं, इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, न्यूज़ एट 9 का PDF डेली मिलता है। एक चीज कल के क्लास में ध्यान दीजिएगा कि आपकी बुक में जो M लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें एक इंफॉर्मेशन गलत दिया हुआ है, जो कल दुर्भाग्य से मैंने उस बुक पर भरोसा करते हुए बाद में मुझे कंफ्यूजन हुआ तो मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखी। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है कि जब इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आपकी किताब में दिया गया है कि उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है, जो कि किताब में दी गई बात गलत है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से अगर आप मतदाता हैं तो फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो इसको आप सुधार लीजिएगा और किताब में भी उसको कट कर दीजिएगा उस पोर्शन को, ठीक है। दूसरी बात, वो बात ठीक दी गई है कि 2003 में तक ये बंधन था राज्यसभा को लेकर कि उसी सीट से आपको निर्वाचित मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। इस बंधन को हटा लिया गया है 2003 में, और साथ ही पहले सीक्रेट बैलेट होता था, अब नहीं होता, अब ओपन बैलेट होता है। तो ये दो चीजें आप अपडेट कर लीजिएगा अपने पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। चलिए आगे, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही प्रेसिडेंट के समय ही, लेकिन फिर से पढ़ लीजिए कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, बुलाएगा। तो अगर आपसे स्टेटमेंट में ये पूछ दे कि भाई राष्ट्रपति संसद को की जो बैठक है उसको बुलाने के लिए किसी स्थान और समय को खुद से चुनेगा, तो ये स्टेटमेंट ठीक होगा या गलत होगा? संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अप टू प्रेसिडेंट है कि वो जहां ठीक समझे, जिस समय को ठीक समझे, सत्र आहूत करेगा, ठीक है। किंतु एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या समझा था हमने कि ज्यादा से ज्यादा गैप क्या हो सकता है कि एक साल में अगर हम बैठकों की संख्या बात करें तो एटलीस्ट 2 बैठक तो होने ही होने हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में आर्टिकल 85 कह रहा है कि भाई अंतिम बैठक, एक सत्र का अंतिम बैठक और दूसरे सत्र जो आगामी सत्र है उसकी पहली बैठक के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 6 मास का अंतर नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये दोनों बैठक, दोनों सत्र बुलाए जाएंगे, हर हाल में एक साल के भीतर 2 सत्र होंगे ही होंगे, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, हमारे यहां 3 सत्र चलते हैं। कौन कौन से सत्र हैं? बजट सत्र, मॉनसून सत्र, और कौन सा है? शीतकालीन सत्र। 3 सत्र हैं, लेकिन संविधान मैंडेटरी किसको बताता है कि दोनों के बीच 6 माह का, अंतिम बैठक और पहली बैठक के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 बैठकें तो होंगी ही होंगी, यानी 2 सत्र तो होंगे ही होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकेगा। ध्यान रखिए, राज्यसभा सत्रावसान और विघटन में अंतर है, ठीक है। राज्यसभा विघटित नहीं होती, ये कल ही हमने पढ़ा है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है, ठीक है। और सत्रावसान का मतलब क्या हुआ? दोनों का सत्रावसान होगा। सत्र मतलब एक जो सेशन चलता है, उस सेशन को एंड करने के लिए क्या प्रावधान है 85 में कि सदनों का या फिर किसी सदन का राष्ट्रपति सत्रावसान कर सकेगा और लोकसभा का विघटन कर सकेगा। इसीलिए खास तौर पर लिखा गया है ना यहाँ ख में, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि RS का विघटन होता ही नहीं, वो विघटन करने वाला उच्च सदन जो है उसका विघटन नहीं हो सकता, इसलिए यहां लिखा हुआ है कि लोकसभा का विघटन करेगा, ठीक है, कर सकेगा।
और सत्रावसान दोनों सदनों का हो सकता है, क्योंकि सत्रावसान का मतलब क्या हुआ, सेशन एंड करने की बात हो रही है, तो वो तो आहूत भी करेगा और ये सत्र तो दोनों में बुलाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन विघटन केवल लोकसभा का कर सकेगा। 86, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में, एक साथ समवेत दोनों सदनों में मतलब ज्वाइंट, अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। तो पहली बात कि राष्ट्रपति किसी एक सदन में या फिर ज्वाइंट सेशन में अभिभाषण कर सकेगा, ठीक है, और क्या करेगा, यह अपेक्षा भी करेगा कि भाई मेरा अभिभाषण है तो आप सारे लोग उपस्थित रहिए, तो उपस्थिति की अपेक्षा भी करेगा। दूसरा, राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या फिर कोई अन्य संदेश, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो किसी विधेयक के संबंध में जो कि उस समय लंबित है, कोई बिल उस समय लंबित है, उसके बारे में कोई संदेश भेज सकता है या फिर कोई अन्य संदेश भेज सकता है, ठीक है। तो ध्यान कैसे रखना है कि भाई राष्ट्रपति कोई भी संदेश भेज सकता है, इंक्लूडिंग बिल के बारे में जो कि पेंडिंग बिल है। संसद के किसी सदन को, यानी दोनों सदनों को भेज सकता है मैसेज, संदेश भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। मतलब क्या हुआ कि भाई प्रेसिडेंट बिल पेंडिंग हो उसके बारे में कोई मैसेज भेजना हो या कोई अन्य मैसेज भेजना हो, किसी भी सदन को भेजना हो, वो भेज सकता है। अगर वो ऐसा मैसेज भेजता है तो सदन क्या करेगा, सदन उस मैसेज में जिस विषय पर अपेक्षा की गई है विचार करने के लिए, उस पर सुविधा के अनुसार जितनी जल्दी हो सके विचार करेगा। ध्यान क्या रखना है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि 14 दिन में विचार करेगा या 6 महीने में विचार करेगा। राष्ट्रपति के ऐसे संदेश पर वो जितनी सुविधाजनक तरीके से जितनी जल्दी हो सके उस पर विचार करेगा, लेकिन विचार करेगा। मजाक नहीं है कि राष्ट्रपति का संदेश गया है तो ऐसे ही टल जाए, ठीक है, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 86, जो हम प्रेसिडेंट के पूरे क्लॉज में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब संसद पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आपको पढ़ना जरूरी है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, पहले सत्र के आरंभ में और हर वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को आह्वान का कारण बताएगा। प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा, ठीक है। तो 87 क्या कह रहा है, 87 क्या कह रहा है कि हर 2 बार, पहला भाई 5 साल पर नया चुनाव होगा, नया चुनाव होगा तो नई लोकसभा का गठन होगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि ये विशेष अभिभाषण जो है ये 87 में, ठीक है, और संदेश भेजना और अभिभाषण ये 86 में। 86 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी एक सदन में या एक साथ ज्वाइंट सेशन में अभिभाषण कर सकेगा दोनों सदनों में। इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि यही 2 बार अभिभाषण करेगा, और भी अभिभाषण कर सकता है, लेकिन 87 में विशेष अभिभाषण लिखा हुआ है और यह फिक्स कर दिया गया है कि भाई 2 बार की तो बात एकदम फिक्स है। क्या है, पहला हर 5 साल पर नई लोकसभा के गठन पर, ठीक है, प्रथम सत्र के आरंभ में, साधारण निर्वाचन के बाद जो पहला सत्र होगा तो उसके आरंभ में, यानी नई लोकसभा के गठन पर जो पहला सत्र हो, पहले सत्र में आरंभ में ही अभिभाषण करेगा। दूसरा, हर साल सेशन चलते हैं, 3 सेशन खत्म हुए तो हर साल शुरुआत होगी बजट सत्र से, तो हर साल जब पहला सेशन होगा उसमें भी वो अभिभाषण करता है। तो प्रत्येक वर्ष ये दोनों अलग अलग बातें हैं, नई लोकसभा में पहले सत्र में और हर एक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में। ज्वाइंट सेशन, एक साथ बुलाए गए सेशन में जिसमें दोनों सदन शामिल होंगे, उसमें वो अभिभाषण करके बताता है कि क्यों बुलाया गया है, आह्वान क्यों किया गया है। बात समझ में आ गई। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार हम पढ़ चुके हैं कि भाई
प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को अधिकार होता है कि वो किसी भी सदन में या सदनों की किसी संयुक्त बैठक में, ज्वाइंट सेशन में, या संसद की किसी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, 3 कंडीशंस दिए गए हैं। पहला, किसी भी सदन में, ठीक है, एक किसी भी सदन में, किसके किसके बारे में, किसको किसको अधिकार है, मंत्री और महान्यायवादी को। पहला कि किसी भी सदन में जाके, दूसरा कोई ज्वाइंट सेशन है सदनों की उसमें, तीसरा संसद की किसी समिति में जिसमें उनका नाम लिखा गया है। इन सब में वो जाकर बोलने और उसकी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल है, जा सकते हैं। जैसे मंत्री मान लीजिए राज्यसभा से बिलोंग करता है या लोकसभा से बिलोंग करता है और राज्यसभा में कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वो जा सकता है, ठीक है, बोलने के लिए जा सकता है। बस अंतर एक ही है कि वो वोट नहीं डालेगा जाकर कहां, दूसरे वाले हाउस में, वोट उसी में डालेगा जिसका वो मेंबर है, ठीक। और महान्यायवादी क्या करेगा, किसी में भी वोट नहीं करेगा, उसको तो भाई इसमें जाकर केवल महान्यायवादी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है या नहीं होता। तो अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता तो क्या राज्यसभा या लोकसभा में कहीं भी किसी भी स्थिति में वोट करेगा। मंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो जिस वो कार्रवाई में दोनों जाकर भाग लेंगे, लेकिन जिस सदन का वो मंत्री मेंबर है बतौर मतलब सांसद, जिस भी सदन का मेंबर है उसी में वोट डालेगा, दूसरे में वोट नहीं डालेगा। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलाकर इन सबको क्या कहते हैं हम, पीठासीन अधिकारी। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कोई डाउट नहीं है, पढ़ चुके हैं हम लोग। राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र, मतलब जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी संभावना हो, अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है, वैकेंट होता है, तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। बात समझ में आ गई। सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो सभापति है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति है। और कह रहा है कि राज्यसभा अपने किसी मेंबर को उपसभापति के तौर पर चुनेगी, और जब उपसभापति का स्थान रिक्त होगा तो किसी और मेंबर को उपसभापति के पद पर चुनेगी अपने मेंबर से। राज्यसभा यानी उपसभापति जो है वो राज्यसभा का मेंबर होता है, जबकि सभापति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता क्योंकि वो उपराष्ट्रपति। 90, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग यानी रिजाइन, और पद से हटाया जाना यानी रिमूवल। वैकेंसी हो सकती है, पद त्याग, पद से हटाया जाना। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, यदि, ध्यान रखिए किसके बारे में है, उपसभापति, सभापति नहीं, उपराष्ट्रपति आप पढ़ चुके हैं। यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है वो, तो अपना पद रिक्त कर देगा। पहले का मतलब क्या हुआ कि भाई उपसभापति जो है, जो कि कहां से चुना गया है, राज्यसभा ने अपने मेंबर्स के बीच से चुना है। राज्यसभा ने चुना है मतलब राज्यसभा के सदस्यों ने मिलकर चुना है, ठीक है। यदि राज्यसभा का सदस्य वो नहीं रहेगा, उपसभापति जो कि राज्यसभा के मेंबर्स में से ही चुना गया है, तो ऑब्वियसली जो मेंबर ही नहीं रहेगा वो पद उसका खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। किसी भी समय, यहां क्या है, पहला पद रिक्त होना, रिक्त होने का कंडीशन क्या दिया है कि भाई राज्यसभा का मेंबर नहीं रहा तो रिक्त हो जाएगा पद। पद त्याग, किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता है, ठीक है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। और मैंने आपको बताया था तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से, इसका मतलब क्या है, क्या बताया था मैंने इसको कहते हैं तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, मतलब प्रभावी बहुमत। परंतु खंड ग के प्रयोजन के लिए
यानी उसको पद से हटाने के लिए, रिमूवल के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? किसको हटाने की बात हो रही है? उपसभापति को हटाने की बात हो रही है। ठीक है, पद रिक्त कब होगा? जब वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा, तो पद रिक्त हो जाएगा। पद त्याग कर सकता है वो, सभापति को अपना रेजिग्नेशन सौंप सकता है। और पद से हटाए जाने के लिए क्या करना होगा? प्रभावी बहुमत से, यानी तत्कालीन समस्त जो सदस्य हैं, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसको संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसे किसी रेजोल्यूशन को पास करने से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना उसको देनी पड़ेगी। ठीक, तो स्पष्ट है बिल्कुल। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति क्या है? आर्टिकल 91। जब सभापति का पद रिक्त है, रिक्त मतलब क्या है? दो चीजें होती हैं, एक तो है कि पद रिक्त है, पद रिक्त का मतलब वैकेंट है। ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी, तभी पद रिक्त होगा। दूसरा होता है कि वो आदमी अनुपस्थित है। हमने राष्ट्रपति में भी दो चीजें देखी थी ना, कि एक तो हो सकता है कि भाई राष्ट्रपति का पद ही रिक्त है, तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन हमने क्या देखा? एक हो सकता है कि वो बीमार है, किसी भी वजह से अनुपस्थित है। अनुपस्थित है तो फिर तब तक के लिए संभालेगा जब तक आकर वो फिर चार्ज नहीं लेता। ठीक है, इसी तरीके से यहां बात हो रही है वैकेंसी की, यानी जब सभापति का पद रिक्त है, यानी उस समय उपराष्ट्रपति एग्जिस्ट नहीं करता, या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो। हमने देखा था कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब सभापति वाला काम नहीं करेगा, देखा था ना हमने। यह भी एक हो सकता है कि या तो भाई उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, इसका मतलब सभापति का पद रिक्त है, या उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है और संविधान में लिखा गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उस समय सभापति का पद का संचालन नहीं करेगा, तो उस समय भी, या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है। दोनों में क्या अंतर है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है। दोनों में अंतर वही है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, इसका मतलब राष्ट्रपति का पद वैकेंट है, कोई नहीं है वहां। और अगर उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, इसका मतलब राष्ट्रपति का पद वैकेंट नहीं है, राष्ट्रपति किसी भी वजह से अनुपस्थित है, तबीयत खराब हो सकती है, कहीं बाहर, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी चले गए थे सोवियत, तो उस समय कृत्यों का निर्वहन किया। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। तब क्या होगा? उपसभापति, या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, सभापति के, अच्छा सिंपल समझिए, सभापति के पद का पालन कौन करेगा जब वो नहीं रहेगा? उपसभापति करेगा, यही लिखा हुआ है। कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि सभापति अभी है ही नहीं, यानी उपराष्ट्रपति नहीं, तो कौन संभालेगा? उपसभापति संभालेगा। मान लीजिए कि उपसभापति भी नहीं है, तब कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति उसके लिए नियुक्ति करेगा जो उस पद के कर्तव्यों का पालन करे। ठीक है, पीठासीन अधिकारी, कौन पीठासीन अधिकारी होगा? अगर सभापति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है, असली दिक्कत यह है, सभापति नहीं है तो उपसभापति तो करेगा ही, लेकिन दोनों नहीं है, तब क्या होगा? तो अगर उपसभापति का पद भी वैकेंट है, वैकेंसी है, रिक्त है, तो उस समय राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति करेगा जो उस पद का कर्तव्य का पालन करेगा। राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, या यदि वो भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। अब आपको बस ये अंतर जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं वो समझना है। 91 का एक दूसरी बात कर रहा है, 91 का 2 एक दूसरी बात कर रहा है। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, 91 का 1 कह रहा है
कि सभापति का पद रिक्त है, ठीक है, वैकेंट है, वैकेंसी है, मतलब कोई नहीं है उस पद पर, खाली है। 2 कह रहा है सभापति अनुपस्थित है, ठीक वही बात जो प्रेसिडेंट वाली बात थी कि प्रेसिडेंट का पद रिक्त है या प्रेसिडेंट एब्सेंट है, दोनों अंतर है। यही बात ये कह रहा है कि अगर सभापति का पद रिक्त है तो उपसभापति, और यदि उपसभापति का भी पद रिक्त है, वैकेंट है, तो फिर राष्ट्रपति तय करेगा, नियुक्ति करेगा ऐसे व्यक्ति की जो पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य का पालन करे, ठीक है। पीठासीन अधिकारी मतलब सभापति, उसमें दोनों आते हैं, सभापति उपसभापति, लेकिन यहां सभापति के बारे में बात हो रही है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि सभापति एब्सेंट है, वैकेंट नहीं है, किसी कारण से नहीं कर पा रहा। अगर वो अनुपस्थिति है तो उपसभापति, अगर वो भी एब्सेंट है, वैकेंट नहीं है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एब्सेंट है, तो राष्ट्रपति तय नहीं करेगा, तो कौन तय करेगा? तो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों में जो नियमावली है, प्रक्रिया के नियमों में जो भी अवधारित किया जाए, और इस नियम ने क्या अवधारित किया है? नियमों द्वारा अवधारित किया गया है कि 10 लोगों का एक पैनल बनाया गया है, ठीक है, 10 लोगों का राज्यसभा, 10 राज्यसभा के मेंबर्स का एक पैनल है। अगर सभापति और उपसभापति एब्सेंट हैं, वैकेंट नहीं, रिक्त नहीं, रिक्त होंगे तो कौन करेगा तय? प्रेसिडेंट। दोनों अगर वैकेंट है, पद ही वैकेंट है, तो प्रेसिडेंट तय करेगा, नियुक्त करेगा। लेकिन एब्सेंट है अगर, तो राज्यसभा के प्रक्रिया के जो नियम हैं उनके द्वारा अवधारित किया जाएगा। और प्रक्रिया के नियम क्या कहते हैं कि 10 लोगों का एक पैनल बना दिया गया है राज्यसभा मेंबर्स के, कि अगर सीनियर लोगों का, कि अगर उसमें सभापति भी एब्सेंट हैं, कहीं घूमने गए हैं, उपसभापति भी किसी काम से निकले हुए हैं, और सबके लिए संभव ही नहीं है ना कि दिन भर यही 2 लोग करते रहें, तो उस कंडीशन में ये 10 लोगों का पैनल है, इस पैनल से एक एक करके लोग आके करते रहेंगे। अगर मान लीजिए क्या सभापति का कार्य, ठीक है, जब सभापति उपसभापति एब्सेंट हैं तो इन 10 लोगों में से जो उपलब्ध है वो आके करेगा। अब मान लीजिए इन 10 के 10 लोग एब्सेंट हैं, उस दिन नहीं आए हैं, फिर लिखा हुआ है कि अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, यानी 10 लोगों का पैनल भी उपस्थित नहीं है, तो ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा निर्धारित कर ले, अवधारित कर ले, सभापति के रूप में कार्य करेगा। अल्टीमेटली राज्यसभा फिर अपने में से बोलेगी कि भाई जाके कर लीजिए, ठीक। 92, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना। ये 92 कहता है। क्या कहता है कि राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, इसका मतलब सभापति को पद से हटाने का संकल्प है, तब सभापति, या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा, ठीक है। भाई इसमें क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है और वही सभापति भी है, तो कह रहा है जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो सभापति पीठासीन नहीं होगा। ऑब्वियसली भाई उपराष्ट्रपति ही सभापति है, उसी को हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन है, कंसिडरेशन में है, तो वो सभापति नहीं होगा। इसी तरीके से जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वो पीठासीन नहीं होगा, सिंपल बात। और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है। इसका मैं कहने का मतलब क्या है? 91 में क्या बताया गया है? 91 का खंड 2, 91(2) में बताया गया है ना कि जब जो सभापति और उपसभापति जब एब्सेंट रहे, वैकेंट नहीं, एब्सेंट रहे, तो क्या होना चाहिए?
तो वही 10 लोगों का पैनल बना हुआ है नियमों के अनुसार। और अगर वो 10 लोग भी नहीं रहे तो क्या होगा, राज्यसभा अपने में से किसी को चुनकर पीठासीन अधिकारी का काम दे देगी। यही कह रहा है कि भाई जब उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प अगर अंडर कंसिडरेशन है तो उस समय वो सभापति का काम नहीं करेगा, पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। और उप सभापति को अगर हटाने का संकल्प है अभी अंडर कंसिडरेशन तो वो उप सभापति वाला काम नहीं करेगा। तो फिर सवाल है कि काम कौन करेगा। मान लीजिए दोनों ही को हटाने के लिए है तो उस समय काम वैसे ही होगा जैसे 91(2) में दिया गया है, एब्सेंट वाले कैटेगरी में राष्ट्रपति नहीं चुनेगा। वैकेंट वाले में कौन चुनता था, राष्ट्रपति। लेकिन ये एब्सेंट वाला रूल यहां लगेगा। समझ गए 3 कंडीशंस। देखिए, पहला, वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट है तो कौन करेगा, सभापति वैकेंट है इसका मतलब, तो उप सभापति पीठासीन अधिकारी होगा। मान लीजिए जिस समय सभापति वैकेंट है और उपसभापति भी वैकेंट है, उस समय कौन पीठासीन अधिकारी होगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। जब दोनों वैकेंट हैं तो फिर प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा कि कौन पीठासीन अधिकारी होगा। दूसरा कंडीशन, वाइस प्रेसिडेंट यानी सभापति एब्सेंट है तो उपसभापति करेगा। मान लीजिए उपसभापति भी सेम टाइम पर एब्सेंट हैं तो राष्ट्रपति तय नहीं करेगा बल्कि राज्यसभा के जो नियमों का ये है, क्या बोलते हैं, प्रक्रिया के नियम हैं, ठीक है, उसके हिसाब से किया जाएगा उधारित। तो उस प्रक्रिया के नियम के हिसाब से 10 लोगों का एक पैनल बना दिया गया है राज्यसभा मेंबर्स का। अगर ये लोग भी नहीं है तो राज्यसभा एक नया मेंबर चुनकर उसको पीठासीन अधिकारी का काम दे देगी। ये 2 कंडीशंस हो गए। अब जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का संकल्प चल रहा है, रेजोल्यूशन चल रहा है, और जो उपसभापति है उसको हटाने का संकल्प चल रहा है, तो सवाल है कि उस समय दोनों ही मान लीजिए नहीं है तो उस समय क्या राष्ट्रपति तय करेगा कि कौन पीठासीन अधिकारी होगा या ये वाला रूल लगेगा। तो ये आर्टिकल 92 कह रहा है कि अगर सभापति को पद से हटाने का संकल्प चल रहा है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का, तो सभापति पीठासीन नहीं होगा। और जब उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो उपसभापति पीठासीन नहीं होगा उपस्थित रहने पर भी, ठीक है। और जैसे उपसभापति और सभापति के अनुपस्थित रहने पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तो इस पैनल में से कोई भी पीठासीन अधिकारी बन जाएगा, यहां प्रेसिडेंट नहीं चुनेगा, ठीक है। आगे 91 का 2, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, ठीक। किंतु वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने का बिल्कुल भी हकदार नहीं होगा। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को जब पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब सभापति को राज्यसभा में बोलने का हक है, उसकी कार्यवाहियों में हिस्सा लेने का अधिकार है, लेकिन वो ऐसे किसी संकल्प या कार्यवाही के दौरान वोट नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता, ठीक। अब देखिए 93, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये वोटिंग वाले पर अभी और भी बातें हैं, वोटिंग कंक्लूड करेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा यथाशक्य शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।
ठीक है, तो इसमें कोई और कोई बात नहीं है, सीधे सीधे है कि भाई दो अपने मेंबर्स को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का रिक्त होगा तो बाकी मेंबर्स में से किसी को चुन लेगी। अब दे रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा, जैसे राज्यसभा में था। किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबंधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ठीक, मतलब लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष किसको अपना पद त्याग रहा है? डेप्यूटी स्पीकर को। और डेप्यूटी स्पीकर को अगर पद त्यागना होगा तो किसको रिजाइन सौंपेगा? स्पीकर को। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, राज्यसभा का सभापति, ठीक है, अगर इसको इस्तीफा देना होगा तो किसको इस्तीफा सौंपेगा? और उपसभापति को इस्तीफा सौंपना होगा तो किसको सौंपेगा? तो ध्यान रखना है, ऐसी गलती ना होगी कि लोकसभा का स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है अपना इस्तीफा, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है अपना इस्तीफा। तो आप इसी भ्रम में कर दीजिए कि राज्यसभा में सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को। ऐसा नहीं होता। सभापति जो कि उपराष्ट्रपति है और वो पदेन अध्यक्ष है, वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को। और उपसभापति ऑब्वियसली सभापति को। यह ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, ठीक उसी तरह जैसे राज्यसभा में उपसभापति को, ठीक है। तो तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, इसका मतलब प्रभावी बहुमत यहां भी है। तो हमने 3 जगह प्रभावी बहुमत पढ़ लिया, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और उपराष्ट्रपति। ये सब कैसे हटते हैं? प्रभावी बहुमत से, इफेक्टिव मेजॉरिटी से। ग के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस आशय की कम से कम 14 दिन पहले सूचना नहीं दे दी गई हो, ठीक वही जो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए। परंतु यह और कि जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारी रूप से इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? क्या है इसमें भाई? इनका कार्यकाल कितना होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, इसका मतलब क्या है? फ्रेश इलेक्शन होता है। फ्रेश इलेक्शन के बाद नई लोकसभा का गठन होता है। नई लोकसभा के गठन के बाद पहला सत्र शुरू होता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना पद तब तक रिक्त नहीं करता जब तक नई लोकसभा का गठन हो जाए और उसका पहला सत्र शुरू हो जाए। जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के बाद होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करता, ठीक है। यानी वो अपनी जिम्मेदारियां हैं उसको हैंडओवर करता है, और हैंडओवर करने के बाद ही अपना पद रिक्त करता है, ठीक है। जो पहला अधिवेशन होता है उसमें एक परंपरा और चलती है। पहले अधिवेशन में ही भाई उस समय क्या करना है? सबको शपथ दिलवाना है पहले अधिवेशन। तो जो उस हाउस का जो वरिष्ठ मेंबर होता है, सीनियर मोस्ट होता है, चल रहा है ना, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? चल रहा है ना। जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है उसको एक वर्ड है प्रोटेम, प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। इसका क्या काम क्या है? सबको शपथ वगैरह दिलवाता है, और उसी इसमें बैठक में अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को चुन लिया जाता है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कोई अलग से शपथ नहीं दिलवाया जाता। ये लोग सांसद के बतौर जो शपथ लेते हैं वही शपथ है। तीसरी जो अनुसूची है, 3rd शेड्यूल, जिसमें शपथ दिया गया है, उसमें लोकसभा अध्यक्ष के लिए और उपाध्यक्ष के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए कोई शपथ की व्यवस्था नहीं की गई है। तो सांसद के बतौर ही इनका शपथ होता है। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर वो होता है जिसको ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि भाई सीनियर मोस्ट आदमी को ही बना दिया जाता है पहले में,
कि जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष न चुन लिए जाएं तो उसमें अध्यक्षता कर लें, और एक ट्रांजिशन के तौर पर वो अध्यक्षता कर लेते हैं। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि लोकसभा के गठन के बाद भाई होना क्या चाहिए, लोकसभा भंग हो गई तभी तो फ्रेश इलेक्शन होगा। लोकसभा भंग होते के साथ क्या होना चाहिए, स्पीकर का पद खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए कि लोकसभा भंग होने के बाद, विघटन होने के बाद, और विघटन के बाद नई लोकसभा के जो प्रथम अधिवेशन का के ठीक पहले तक ये अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करता, यानी वैकेंसी बीच में नहीं बनती, लगातार चलती है। ये हैंडओवर करता है, और हैंडओवर करने के बाद क्या होता है, उसके बाद इसका पद दूसरा कोई जब ले लिया तब ये पद से हट जाता है। तो ये है 95। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की क्या शक्ति है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब अध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वो भी अनुपस्थिति है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष का कार्य करेगा। सेम टू सेम वही सारी चीजें हैं। ठीक है। जब उपाध्यक्ष या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा ऑब्वियसली। या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उपाध्यक्ष उपस्थित रहने के बावजूद पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है। और ऐसे प्रत्येक बैठक में क्या होगा, प्रक्रिया नियमों के आधार पर जिन लोगों को लिस्ट किया गया है वो लोग लीड करेंगे। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तो उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, और वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसे कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यहां एक खास बात क्या है, ठीक है, जब वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष के साथ, लोकसभा का अध्यक्ष है जब, तो वो वोट नहीं डालता। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डालता। वो जनरली न्यूट्रल बिहेवियर रखता है, उसका बिहेवियर भी न्यूट्रल है। रवायत ये नहीं, जैसे इंग्लैंड में क्या होता है कि जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपने पार्टी से इस्तीफा दे देता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट परंपरा में यह है कि वो पार्टी की जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो वहां से न्यूट्रल हो जाता है, उन गतिविधियों में शामिल नहीं होता। इससे एटलीस्ट वो अपने आप को पक्षपात रहित स्थिति में ले जाता है। ठीक है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो जब हटाने का संकल्प नहीं आया है तो क्या होगा, फर्स्ट इंस्टेंस में किसी चीज पर वो किसी पक्ष में या विपक्ष में वोटिंग नहीं करता, मतदान नहीं करता। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहते हुए। लेकिन जब उसको हटाने की बात है, और यहां एक बात ध्यान दीजिए कि फर्स्ट इंस्टेंस में तो नहीं करता, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मान लीजिए 100 लोग हैं और वोटिंग हुआ और 50-50 पर आ गया मामला, एक तरफ 50 और एक तरफ 50। अब निर्णायक वोट जो है, कास्टिंग वोट, यानी 50-50 पर डेडलॉक की स्थिति है, तो ये निर्णायक वोट देता है, कास्टिंग वोट देता है अध्यक्ष रहते हुए। लेकिन जब इसको अध्यक्ष पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तो क्या होगा, जब इसको हटाने का अगर विचाराधीन है तो फिर ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट दे सकता है। ठीक है, क्योंकि इस समय ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, एक मेंबर की तरह बैठा हुआ है। तो इस समय ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर, मतलब किसी अदर
विषय पर भी वो पहले फर्स्ट इंस्टेंस में प्रथमतः वोट देने का अधिकार होगा इसको, लेकिन अगर डेडलॉक की स्थिति आ गई तो कास्टिंग वोट देने का अधिकार नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप? ये बात समझ में आई? देखिए, जब लोकसभा में वो अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा है, इसको हटाने की कोई बात नहीं है, इस समय ये किसी भी विषय पर वोटिंग नहीं करेगा, प्रथमतया वोटिंग नहीं करेगा। लेकिन कभी डेडलॉक की स्थिति आ गई, डेडलॉक मतलब बराबर बराबर वोट पड़ गए, 50-50 वोट पड़ गए, तो फिर निर्णायक वोट, कास्टिंग वोट ये देगा, ठीक। लेकिन जब इसको हटाने का संकल्प ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है, तो उस समय ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर रहा है, उस समय ये कार्यवाहियों में हिस्सा ले रहा है क्योंकि मेंबर तो है ही लोकसभा का, तो उस समय ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डालेगा, लेकिन कास्टिंग वोट तो अध्यक्ष का एक अध्यक्ष के साथ जुड़ी हुई सहूलियत है ना कि वो कास्टिंग वोट दे सकता है, उसके राइट्स हैं। अब ये अध्यक्ष के तौर पर तो है नहीं क्योंकि इसके अगेंस्ट मामला चल रहा है, कंसिडरेशन में, तो फिर ये प्रथमतया वोट डाल सकता है लेकिन कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। ये कह रहा है आर्टिकल 96, ठीक है। चलिए, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक की पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।